स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई जारी है, रिवीजन चल रहा है डेली। ओके, जैसा कि हम लोग मिल चुके हैं बहुत बार, तो मैं आपको फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं गरिमा राठौर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। और बेटा हम लोग हमारी 12th क्लास केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो पढ़ रहे हैं। वो हमारा कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है और अब उसमें हम काफ़ी कुछ टॉपिक्स जो हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए थे उनको पढ़ चुके हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लास्ट कल क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो था नल समीकरण और साम्य स्थिरांक, जहाँ पे हमने कल हमारा टॉपिक एंड किया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको कल ये भी बता दिया था नल समीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना 100% पक्का है, तो आपको उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। नल्स समीकरण के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं कल मैंने सॉल्व करवाए थे, आज भी हम उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ नल्स समीकरण और साम्यावस्था स्थिरांक का जो संबंध हमने पढ़ा था वो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है। क्लियर है? दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कल मैंने आपको बता दिए थे। आई होप वो बातें आपको समझ आ गई हैं। तो आज हम एग्जाम्पल से ही हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके एवरीबॉडी, तो लेट्स स्टार्ट। नल समीकरण आई होप क्लियर है आपके दिमाग में, और अब आप उसको नल समीकरण को किसी भी दिए गए सेल के लिए लिख सकते हैं। क्लियर है? मैं ये समझ रही हूँ कि आपको समझ आ गई है। यदि आपको डैनियल सेल दिया जाए तो नल समीकरण किस तरह से लिखनी है, निकल कॉपर सेल दिया जाए तो किस तरह से लिखनी है। मेरे ख्याल से अब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, समझ चुके हैं बात को। यदि आपको कोई सेल रिएक्शन दी है या फिर कोई सेल निरूपण दिया है तो उन दोनों की सहायता से आप नष्ट अभिक्रिया लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको उसको भी दिमाग में रखना है कि सेल निरूपण सेल रिएक्शन को नष्ट समीकरण में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। लास्ट में जो हमने कल टॉपिक खत्म किया था लॉग केसी का मान, साम्यावस्था स्थिरांक और नल समीकरण का संबंध हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक। क्लियर है? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है आपके साम्य स्थिरांक जो हम कल पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ में नल्स समीकरण, इन दोनों के मध्य हमने जो कल संबंध पढ़ा था उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको शो कर रही हूँ। क्लियर है? और नल समीकरण में आपको ध्यान है कि हम लोग किसकी चर्चा करते थे, सेल विभव की चर्चा करते थे। ठीक है, अब सेल विभव कब हमें ज्ञात करना होता है नल समीकरण की सहायता से, जब मानक परिस्थितियां नहीं हैं। मानक परिस्थितियां अगर हमारे सामने मुहैया नहीं है तो सेल विभव की गणना किस प्रकार करते हैं, नल्स समीकरण के आधार पर। ये सब बातें क्लियर है आपको? आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। निम्न अभिक्रिया का, आपको अभिक्रिया दी गई है प्रश्न में, और क्या फाइंड आउट करना है, साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। ध्यान आ गया? साम्य स्थिरांक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? केसी और सेल विभव का संबंध याद आ गया, तो बस हमें वही केसी यहाँ पे ज्ञात करना है। रिएक्शन हमारे सामने है, क्या कह रही है रिएक्शन, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर Cu2+ आयंस में, और Ag जो है इसके पहले से ही आयन मौजूद है, Ag+ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड के फॉर्म में। तो सेल किसका है, कॉपर और सिल्वर का सेल हमारे सामने है। आप देख के बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कॉपर यहाँ पे क्या बन रहा है, एनोड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर क्या बन रहा है, कैथोड, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इतनी बातें तो आप, इतनी इन्फॉर्मेशन आप सेल रिएक्शन देख के पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ प्रश्न में सेल अभिक्रिया के अलावा एक और चीज दी गई है जो है E0 सेल, यानी मानक सेल विभव भी आपको प्रश्न में दे दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, अब साम्यावस्था स्थिरांक लगाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी, नल्स समीकरण। साथ में नल समीकरण और केसी का हमने जो कल संबंध पढ़ा था वो इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करनी है बस। तो आप देखिए इक्वेशन क्या थी, याद है, E0 सेल बराबर 0.059/2। टू क्यों आया आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। कितना आवेश है इस पे, 2+ आवेश है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्लियर है बात? तो n की वैल्यू
हमें देख के काउंट करके लिखनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग हो रहा है, तो n की जगह 2 लिख लिया। 0.059 log Kc। क्लियर है बात आपको? ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। ओके एवरीबडी, अब आप देखिए आपको log Kc की वैल्यू निकालनी है। E0 सेल आपको दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, log Kc को इधर लेके जाते हैं इक्वल्स के लेफ्ट साइड में, और E सेल को यहाँ ले आते हैं इक्वल्स के राइट साइड में। फॉर्मूला को चेंज होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए log Kc यहाँ पर है बराबर 0.046। कहाँ से आया? देखिए E0 सेल का मान दिया है आपको 0.46, तो हमने वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। इंटू 2 कहाँ से आया? ये वाला जो अपॉन में 2 था, फॉर्मूला चेंज हुआ, साइड चेंज हुई, इस कारण से फॉर्मूला चेंज हुआ, और इस कारण से 2 कहाँ आ गया? ऊपर चले गया। 0.059 आ गया अपॉन में। क्लियर है बात एवरीबडी? पॉइंट्स देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, पॉइंट से पॉइंट कटा दूँ। ओके, 1 0 यहाँ लगा देंगे, सिंपल। क्लियर है? आप बिल्कुल आसानी से इसका मान सॉल्व कर सकते हैं। 15.6 आएगा किसका? log Kc का मान। लेकिन आपको मान किसका निकालना है? Kc का मान निकालना है। Kc के मान निकालने के लिए आपको log सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी डेसिमल से पहले की वैल्यू होती है वो बन जाती है 10 की पावर, तो यहाँ पे क्या बन गया? 10 की पावर 15 हो गई। क्या बच गया? log 6। log 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं log 3 प्लस log 2 करके। ओके, क्योंकि हमें पता log 3 इंटू 3, log 3 प्लस 3 करेंगे आप। ओके, क्योंकि 3 और 3 अगर हम प्लस करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6 की। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको ज़रूरी नहीं है सारी log की वैल्यूज़ याद रखनी पड़े, बस जो log वैल्यूज़ हमारी जनरली ज़्यादातर यूज़ आती रहती हैं आपको उन्हीं को याद रखना, जैसे log 1 2 3 4, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास 5 आता है तो आप 2 + 3 करके सॉल्व कर सकते हैं, 6 आता है तो 3 + 3 करके सॉल्व कर सकते हैं, या 3 × 2 करके सॉल्व कर सकते हैं, 4 आता है तो भी 2 × 2 करके आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा उसके डीप में नहीं जानना है। ओके एवरीबडी, तो जब यहाँ पे वैल्यू निकाली 3 + 3 log की, तो आई गॉट 3.92। क्लियर है? तो ये आ गया मेरा Kc का वैल्यू। तो इस तरह से हमने क्या किया, नष्ट समीकरण और साम्यावस्था स्थिरांक का जो संबंध हमें समीकरण दे रही थी उसका उपयोग किया। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे Kc का मान पूछा गया है। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने Kc निकालने का एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? नष्ट समीकरण की सहायता से Kc निकालने का फॉर्मूला। तो बस हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे रखना है और इजीली वैल्यू पुट अप करनी है। क्लियर है बात? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। अंडरस्टूड? क्या कह रहा है? सेल निरूपण पूछ रहा है। देखो हमने कब का ये टॉपिक कर लिया और कितने अच्छे से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। सेल निरूपण के जो कुछ नियम थे, ज़्यादा नहीं थे, 2 3 या 4 नियम थे, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नियमों की सहायता से हमने डैनियल सेल का निरूपण भी सीख लिया था। तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप बड़े आसानी से सेल को निरूपित कर सकते। किसकी सहायता से? यदि आपको सेल रिएक्शन दी गई है। क्लियर है बात? तो सेल रिएक्शन आपके सामने है, कौन सी है? मैग्नीशियम और सिल्वर। क्लियर है? मैग्नीशियम और सिल्वर से मिलके हमने एक सेल बनाया है जिसमें मैग्नीशियम किसके समान कार्य कर रहा है? एनोड के समान। और वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है बेटा? ऑक्सीकरण की। दिख रहा है आपको साफ? Mg जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ आयंस में। क्लियर है? यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं सिल्वर के लिए क्या बात? सिल्वर के लिए हम क्या कह सकते हैं कि Ag जो प्लस के फॉर्म में है वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? देखिए सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है बात? इतना तो आप पता लगा ही सकते हो, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हमने इस चीज़ की। जब आपको इतनी बातें पता चल गई कि कहाँ ऑक्सीकरण होता है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो आप सेल निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? यदि ई सेल 3.17 वोल्ट हो, आपको सेल विभव भी दे दिया गया है।
क्लियर है बात। ई सेल दे दिया गया है तो आपको ज्ञात क्या करना है बेटा, ई सेल का परिकलन कीजिए। ये वैल्यू है ई नॉट सेल की, ठीक है। तो आपको ई नॉट सेल गिवन है, ई सेल निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बेटा, क्या ई कैथोड माइनस ई एनोड यूज होगा? नहीं, यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे ई नॉट सेल नहीं पूछा है, मानक परिस्थितियां नहीं दी गई है, यानी हमें नर्स्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा, जो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, यूज भी करना सीख गए हैं। क्लियर है बात। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सेल को निरूपित करना है। ओके एवरीबॉडी, तो आइए देखते हैं सेल निरूपित के लिए मैंने आपको क्या कहा था। सबसे पहले एनोड लिखना है, और आप इस रिएक्शन को देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि Mg एनोड के फॉर्म में यूज हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, एनोड लिखने का तरीका आपको बता दिया था। पहले आपने लिखनी है धातु, इसके पश्चात सिंगल वर्टिकल लाइन, और फिर इसके आयन। क्लियर है। यदि सांद्रता दी गई है तो सांद्रता इसी के पास ब्रैकेट में लिखेंगे। ये देखिए प्रश्न में दे दी गई है मुझे Mg2 आयन की सांद्रता, तो मैं यहाँ ब्रैकेट बनाऊंगी और यही सांद्रता लिख दूंगी 0.130 मोल, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर है। ये किसके लिए लिखा है मैंने, एनोड के लिए। अब मुझे लवण सेतु लगाना है। ये देखिए समांतर खड़ी रेखाएं लगा दी मैंने, किसको निरूपित करती हैं, लवण सेतु को बता रही हैं। अब एनोड हो गया, लवण सेतु हो गया, क्या बच गया, कैथोड। कैथोड भी आप देख सकते हैं कौन बन रहा है, सिल्वर बन रहा है कैथोड। और कैथोड को लिखने का वे बिल्कुल उल्टा है, आपको पहले आयन लिखना है। समझ आई बात। तो ये लीजिए पहले आयन लिख देते हैं। ये आ गया मेरा सिल्वर आयन, जिसकी सांद्रता मुझे दे दी गई है, तो मुझे वो भी लिखनी पड़ेगी, इजंट इट। अगर सांद्रता नहीं दी होती है तो आपको नहीं लिखनी है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से ब्रैकेट फॉर्म किया, और सांद्रता कितनी दी गई है, 0.0001 मोल। क्लियर है, एज इट इज रख दी। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन और धातु सिल्वर एज इट इज लिख दिया। ये मैंने क्या बताया आपको, सेल निरूपित करके बताया है। क्लियर है बात। सेल निरूपण के जो नियम पढ़े थे उसके आधार पर हमने सेल निरूपित कर लिया, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अंडरस्टूड। आइए अब दूसरा भाग क्या कह रहा है इस प्रश्न का, कि आपने ई सेल का मान भी ज्ञात करना है, और इस ई सेल के मान के लिए आपको ई नॉट सेल दिया गया है, सिल्वर आयन और मैग्नीशियम आयन की सांद्रताएं दी गई हैं। तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन यूज करनी है, नल समीकरण। ये देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF, n के स्थान पर 2। क्यों, सिल्वर को नहीं देखना है आपको, कितना चार्ज डेवलप हुआ। देखिए Mg पे 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। क्लियर है। तो n के स्थान पर 2 हमने इसलिए लिख लिया यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में ln Mg2+ Ag+। क्लियर है बात आपको एवरीबडी। ओके, तो फिर हमें अब कुछ नहीं करना, अभी क्वेश्चन पता चल गया, सीधा सीधे मान रखेंगे। ई नॉट सेल का मान हमें दिया गया है 3.17, लिख दिया 3.17, माइनस RT/NF का वैल्यू हमने जब सॉल्व किया था हमारे पास आया था 0.059, ये हमने लिख दिया। n की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ पे हमने पुटअप कर दी। लॉग की जगह लॉग, और Mg+2 की सांद्रता हमने क्या रखी है, 0.130 गिवन है क्वेश्चन में, एज इट इज यूज करनी है। Ag+ के लिए देखो बेटा, Ag से पहले जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा है ये क्या बन जाता है, घात बन जाती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी पावर लगा दी, Ag+ की सांद्रता की पावर कौन बन जाता है, जो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था रिएक्शन में 2 था, तो हमने क्या कर दिया, Ag+ का स्क्वायर बना दिया यहाँ पे। क्लियर है, आई होप इतनी बात। ओके एवरीबडी, तो यहाँ पे सांद्रता का भी स्क्वायर होगा, तो 0.011 का स्क्वायर बना दिया। ओके एवरीबडी, अब देखिए 3.17 वोल्ट एज इट इज, ये जो वैल्यू है लॉग से पहले वाली, इसको सॉल्व किया, देन यहाँ पे स्क्वायर है, आप डेसिमल्स हटाएंगे, रिमूव करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 0.21। गॉट इट। तो आपने अब क्या करना है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है 3.17 वोल्ट में से
0.21 आपको माइनस कर देना। क्या वैल्यू आ रही है? 3.296 वोल्ट। ओके, 3.296 वोल्ट ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हमारा हमने निरूपित भी कर लिया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट में जो ई सेल की वैल्यू थी वो भी हमने ज्ञात कर ली। क्लियर है? किस समीकरण का यूज़ किया? नर्स समीकरण का यूज़ किया। अब एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ, स्क्वायर का मतलब आप ध्यान रखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 3 होता तो क्यूब बन जाता, कुछ नहीं होता तो एज इट इज कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते, 4 होता तो हम ऊपर इसके पावर 4 बना देते। जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर इक्वेशंस में 2 ही मिलेगा। 3 का भी बहुत मुश्किल होता है, बट अगर हो सकता है तो 3 का कहीं कहीं पे रेयर चांसेस में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, या तो 1 या तो 2, बस इतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 1 के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से ये भी हट जाएगा, सिर्फ 0.059 से आपको यूज़ करनी है वैल्यू और क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है एवरीबडी? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, निम्न सेल, कौन सा सेल? जो यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है, जिसमें क्या यूज कर रहे हैं हम? जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर वाला सेल क्या कहलाता है? डैनियल सेल। याद आ गया सभी को? बिल्कुल याद रखना है, डैनियल सेल मतलब जिंक कॉपर वाला सेल। तो ये आपके सामने सेल लिखा गया है। इसके लिए क्या पूछ रहा है प्रश्न में? मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए। मानक सेल पूछ लिया है भैया आपसे, मानक परिस्थितियों में। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या मिलेगा? यानी ई नॉट सेल आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? यदि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव एवं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कितने हैं ये दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, +3.4 वोल्ट और -0.76 वोल्ट। क्लियर है बात? तो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या मिलेगा? आप तो इससे टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो। तो ई नॉट सेल, अच्छा जब मानक परिस्थितियों में पूछा गया है तो नष्ट समीकरण यूज नहीं करनी है। बात हम लोग, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि नष्ट समीकरण पढ़ने से पहले ये बात क्लियर कर दी थी, जब मानक परिस्थितियाँ नहीं हैं तब नष्ट समीकरण उपयोग में लेनी है। यदि क्वेश्चन साफ आपसे कह रहा है मानक परिस्थितियां, मानक सेल, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव, तो आपको नष्ट समीकरण को छूना भी नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है? क्लियर है एवरीबडी? इससे सिंपल और कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। तो ई नॉट कैथोड दिया गया है, ई नॉट एनोड दिया गया। अब क्या करना है? सीधी सीधी वैल्यू से तो रखनी है। ये प्लस में था, 0.34 वोल्ट प्लस में था, पॉजिटिव रख दिया, माइनस 0.76, गॉट इट? माइनस 0.76। क्लियर है? तो माइनस माइनस प्लस, सो वी हैव टू ऐड दिस। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। तो आपने क्या करना है? 0.34 प्लस करना है 0.76, और आपके पास वैल्यू कौन सी आएगी? 1.1 वोल्ट। 1.1 वो भी पॉजिटिव का है, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव बन गए, तो ये वैल्यू भी आपके पास कैसे आएगी? पॉजिटिव। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना सीख चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन हम पहले भी सीख चुके हैं, बस प्रैक्टिस करनी है आपको और फॉर्मूले दिमाग में बिठा के रखने हैं, भूलने नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक सेल का मानक ईएमएफ ज्ञात कीजिए। अच्छा, ईएमएफ क्या है? याद करो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम क्या कहते थे? सेल विभव भी कहते थे। यानी क्या पूछ रहा है आपसे? ई सेल पूछ रहा है, और आगे इसके वर्ड दे दिए मानक ईएमएफ ज्ञात कीजिए, यानी ई नॉट सेल। कितना सिंपल है। जिस सेल अभिक्रिया की निम्नलिखित अभिक्रिया आपके सामने दी गई है, देखिए सेल कौन सा है? जिंक और सिल्वर का सेल है। अच्छा, जिंक सोचते कॉपर मत लाना दिमाग में, ध्यान से देखनी है आपको रिएक्शन। जिंक और सिल्वर का सेल आपको दिया गया, और जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है, साफ दिख रहा है। सिल्वर जो है वो अपचयित हो रहा है, ये बात भी क्लियर है। पूछ क्या रहा है प्रश्न में? ई नॉट सेल, मानक सेल विभव, मानक ईएमएफ। फॉर्मूला कौन सा लगाना अभी बताएंगे, पहले आप देख लीजिए प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। क्लियर है? तो हमें क्या दे दिया प्रश्न में? ई नॉट जिंक।
क्लियर है। जिंक के लिए हमें ई नॉट की वैल्यू दे दी है जो है -0.76 वोल्ट, ये लीजिए, ये हमने नोट डाउन कर ली। सिल्वर के लिए हमें दे दी है, सिल्वर की ये रही ई नॉट, सिल्वर की वैल्यू -0.80 वोल्ट। गॉट इट एवरीबडी, दोनों वैल्यूज दे दी हमें। ओके, अब हमें क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुटअप करना, और फॉर्मूला हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ई नॉट सेल का। क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला है। सीधी सीधी वैल्यूज पुटअप करनी है। हमें पता है कैथोड कौन बन रहा है जी, सिल्वर कैथोड बन रहा है, और एनोड के समान जिंक कार्य कर रहा है। तो जो वैल्यूज हमें जिंक और सिल्वर के लिए दी गई हैं वही वैल्यूज तो यहाँ पे पुटअप करनी है। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो आइए हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, कहाँ गया, ये रहा हमारा सिल्वर, वैल्यू है हमारे पास 0.80, माइनस करना है जिंक को, एनोड बना है ना जिंक, तो माइनस करेंगे तो -0.76, इसकी वैल्यू माइनस में थी। क्लियर है एवरीवन? तो माइनस माइनस मिलके फिर प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 0.80 प्लस 0.76, सीधा सीधा आपको एडअप करना है। गॉट इट? तो यहाँ पे आ जाएगा 1.56 वोल्ट, ये आ गई आपकी वैल्यू ई नॉट सेल की। इकाई लगाना नहीं भूलेंगे, वोल्ट है, छोटा सा वी बनाना है, पर वो भी बनाना है, भूलना नहीं है, एग्जाम में उसके भी मार्क्स कटते हैं। गॉट इट? सिंपल है, समझ आ रही है बात आप सभी को? कॉन्सेप्ट से स्टिक होके रहना है बस, कॉन्सेप्ट से इधर उधर हो गए तो फिर क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ये भी हो सकता है बेटा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ई नॉट सेल आपको दे दे, ठीक है, ई कैथोड आपको दे दे, ई एनोड आपको निकालना हो, समझे बात को, तो हम एनोड को यहीं रख देंगे। सपोज हमारा फॉर्मूला इस तरह का होता है ना, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब हमसे ई नॉट एनोड ही पूछ रहा है तो हम इसको इधर ही रखेंगे, यहाँ जाके ई नॉट सेल माइनस ई नॉट कैथोड कर लेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट एनोड आ जाएगा कि नहीं। अगर ई नॉट कैथोड आपसे पूछते हैं तो ई नॉट एनोड को उधर ले जाओ, पॉजिटिव में चला जाएगा। क्लियर है बात? फॉर्मूला चेंज करना है, बाकी क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे तो बातें समझ आ जाएगी और इजीली सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्लियर है बात? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली और आप लोग भी कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस। ओके एवरीबडी, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखिए आगे वैल्यू आपकी 1.56 वोल्ट, ये पहला वाला सॉल्यूशन है जो मैंने आपको अभी करवाया है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आपको मैंने एज इट इज़ करवा दिया, आप ये लिख सकते हैं अपने आप से। आगे देखिए, निम्न अर्ध सेल अभिक्रिया को ऑक्सीकरण विभव के मान के साथ दी गई है। अब अभिक्रियाएं चेक कीजिए ध्यान से, एक अभिक्रिया है जो पार्ट ए में दी गई है, दूसरी अभिक्रिया जो पार्ट बी में दी गई है। ए क्या कह रहा है कि लेड है आपके पास, पी भी आपके पास धातु है लेड, जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb+2 में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसी रिएक्शन में सामने आपको ई नॉट दे दिया है ऑक्सीकरण विभव, जिसकी वैल्यू है +0.13 वोल्ट। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन क्या कह रहा है, बी पार्ट में सिल्वर के लिए कह रहा है कि सिल्वर इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ पे मैं प्लस लिख रही हूँ, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे आपको सिल्वर जो है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए आपको क्या किया गया है, इसके लिए भी ऑक्सीकरण विभव जो है वो आपको दे दिया गया है। क्लियर है बात? तो आप जब चेक करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण विभव ई नॉट ऑक्सीकरण यहाँ पे लिखा गया है -0.80 वोल्ट। क्लियर है? प्रश्न क्या पूछ रहा है, सेल अभिक्रिया लिखिए, इन दोनों को मिला के आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है। अंडरस्टूड? आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन अपचयित। क्लियर है? और साथ में पूछ रहा है सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ईएमएफ मतलब वही आपको निकालना है सेल विभव, जिसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अंडरस्टूड? तो सेल रिएक्शन देखिए, सबसे पहले हम इस वाले ए पार्ट के लिए सेल रिएक्शन लिखते हैं, कंप्लीट सेल नहीं, पहले हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, Pb सॉलिड,
ठीक है। Pb सॉलिड जो है वो हमें मिल रहा है Pb2+ जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लियर। आगे देखिए, जो सिल्वर है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए तो हम इसे अपचयन कह रहे हैं। और लेड वाली जो रिएक्शन है हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं। यदि मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये लीजिए कैंसिल कर दिया। क्या बचा, जो भी बचा है वो मुझे अब यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पे एरो लगा के मैं Pb+2 लिख देती हूँ। फिर देखिए क्या बचा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के बाद Pb सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस में गिव्स Pb2+ प्लस 2Ag सॉलिड। समझ आ गई रिएक्शन? ओके, ये तो आप लिख चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के बाद जो भी बचता है वो आपको क्या देता है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हमें निकालना है सेल का EMF यानी E0 सेल, और E0 सेल का फॉर्मूला अभी अभी आप पढ़ चुके हैं, E कैथोड माइनस E एनोड। क्लियर हुई बात? तो E कैथोड E एनोड, अब आप पहचान चुके हैं कौन कैथोड बन रहा है कौन एनोड बन रहा है, इन दोनों की वैल्यूज आपको रखनी है। देखिए Pb+2 की वैल्यू आपको दी गई है, Ag+ की वैल्यू दी गई है, दोनों को पुटअप कर दें फॉर्मूले में। Ag क्या बना है, कैथोड, Pb क्या बना है, एनोड। तो यही वैल्यूज मैंने रखी, 0.80 माइनस 0.13। अगेन आपका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कैसे थी, नेगेटिव थी। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 0.80 और 0.13 को। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साफ दिख रहा है, वैल्यू आ जाएगी 39, ये आगे 0.93 वोल्ट, और वो भी किस में आया है, पॉजिटिव में, बिकॉज ये दोनों भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है वैल्यू, इसलिए हमारा आ गया 0.93 वोल्ट। क्लियर है बात? ठीक है, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, सेल विभव, नंस समीकरण, साम्यावस्था स्थिरांक, इनसे संबंधित, और मानक सेल विभव। मानक वाला तो क्वेश्चन वैसे बहुत इजी रहता है। क्लियर है? E कैथोड माइनस E एनोड करना होता है, बस पहचानना आपको होता है कि कौन कैथोड बन रहा है और कौन एनोड के समान कार्य करता है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? आगे देखिए, अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक सेल की गिब्स ऊर्जा। क्लियर है बात? आज हमने जो शब्द सुना है वो है गिब्स ऊर्जा से संबंधित। हालांकि ये बहुत नया वर्ड नहीं है, 11th में ज़रूर आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, तो मैं वहाँ से रिलेट करते हुए हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे चलेंगे कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो है विद्युत रासायनिक सेल और उससे रिलेटेड गिब्स ऊर्जा की। अब गिब्स ऊर्जा को कैसे समझोगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको। गिब्स ऊर्जा का मतलब बस आपको ये लेना है कि ऊर्जा का क्या मतलब है, वो जो हमें कार्य करने में हेल्प करती है, वो क्या है, ऊर्जा। ठीक है, तो जब हम विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं तो सेल भी तो बेटा कार्य करता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, सेल को बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल भी कार्य करता है। हमें जो हमारा काम ले लेना है वो सेल ही कर सकता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल में जो कार्य संपन्न होता है उस कार्य के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा में से, उस कुल ऊर्जा में से वह ऊर्जा जो उपयोगी कार्य करने हेतु काम आई। बहुत सिंप्लीफाइड समझा रही हूँ मैं आपको। देखो, कार्य तो बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में, हम लोग कितने काम करते हैं, जब से पैदा होते हैं जब से मरते हैं तब तक हम लोग डेली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन वो कौन सा काम है जो हमारे जीवन की नैया को पार लगाएगा, यूँ समझो, तो उस कार्य को हम क्या कहेंगे, उपयोगी कार्य। तो सेल को भी ऊर्जा चाहिए कंप्लीट काम करने के लिए, लेकिन उपयोगी कार्य के लिए उस ऊर्जा का कुछ पार्ट ही ऐसा है जो उपयोगी कार्य करने के काम आ रहा। तो ऊर्जा का वह पार्ट क्या बन जाएगा, आपका गिब्स ऊर्जा। और इसको आप किससे लिखोगे, गिब्स का नाम है तो आपको इसको G से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल G से। क्लियर है बात, गिब्स ऊर्जा का मतलब? तो आप यूँ समझ लो इसको शॉर्ट में कि विद्युत रासायनिक सेल के लिए उपयोगी कार्य हेतु जो ऊर्जा काम आती है, जो ऊर्जा उपयोग में ली जाती है, उसे ही हम कहते हैं गिब्स ऊर्जा, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। क्लियर है बात? आइए देखते हैं क्या मतलब है। और हमें क्या पढ़ना है, गिब्स ऊर्जा और सेल अभिक्रिया का संबंध क्लियर करना है।
तो देखिए परिभाषा में 1 सेकंड में किया गया विद्युत कार्य, ठीक है, मैंने कार्य की बात की थी, वही बात यहाँ की जा रही है। 1 सेकंड में किया गया विद्युत कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। सीधा सीधा आपको बता रहे हैं बात कि गिब्स ऊर्जा को आप संबंध कैसे कर सकते हैं सेल अभिक्रिया से। तो क्या समझोगे, इसके लिए ध्यान क्या देना बेटा, कार्य पे ध्यान दोगे बस। यदि आपको ये वर्ड ध्यान है कार्य, तो फॉर्मूला बहुत इजीली हमेशा मतलब आपके दिमाग में रह जाएगा। क्लियर है? तो देखिए 1 सेकंड में किया गया विद्युत कार्य, यानी कार्य मतलब डब्लू से हम लिखते हैं कार्य को, उसकी बात हो रही है। अब वो किसके बराबर माना गया है, कुल प्रवाहित आवेश और विद्युत विभव के गुणनफल, मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये डेफिनेशन है। आगे देखो, अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं किसी फॉर्मूले को, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पहले दिमाग में मानकर चलनी पड़ती है। तो देखिए, यदि हम गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं तो आवेश का प्रवाह उत्क्रमणीय करना होगा। ये बात उत्क्रमणीय वाली बात जो है वो मैंने आपको जब 3 तरह के फिगर दिखाए थे सेल के लिए, ठीक है, एक बार हमने पोटेंशियल लगाया है, एक बार नहीं लगाया है, और एक बार इतना लगाया है कि सेल अभिक्रिया नहीं होती। क्लियर है? जब हमने बहुत कम लगाया था तो रिएक्शन जो थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी। जब हमने सेल विभव नहीं लगाया, कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, तो सेल रिएक्शन स्टॉप थी, बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा था। जब हमने ज़्यादा लगा दिया तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट हो गई थी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग गई थी। तो वही बात है, आपको उत्क्रमणीय विभव यहाँ पे लगाना पड़ेगा। गैल्वेनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। किसमें? गिब्स ऊर्जा में जितनी कमी होगी उतना ही अधिक गैल्वेनी सेल हमें कार्य करके देगा। क्लियर है बात? अतः यदि सेल का ईएमएफ यानी सेल का विभव ई प्रवाहित आवेश एनएफ है, क्लियर है बात, तो हम क्या कह सकते हैं गिब्स ऊर्जा से संबंधित कि डेल्टा जी बराबर माइनस NFE सेल। क्लियर है बात? इतना सिंपल सा रिलेशन आपके सामने आ गया। डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा है, लिखा है आपने। N क्या है? नंबर ऑफ आवेश, जितना भी है। F क्या है? फराडे से हम क्या नापते हैं बेटा? आवेश नापते हैं, बिल्कुल, तो ये वही है। कुल आवेश NF और E सेल क्या था? सेल का EMF। इन दोनों को गुणन कर देते हैं हमने यही लिखा है ना, 1 सेकंड में किया गया कार्य गुणनफल के बराबर है। किसके? कुल प्रवाहित आवेश के। प्रवाहित आवेश है NF, विद्युत विभव क्या है? E सेल। क्लियर है? तो E सेल इंटू NF क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? NFE सेल। बना कि नहीं? ये लिख लिया हमने, NFE सेल। अब हमने ये पढ़ा था कि गिब्स ऊर्जा में जो कमी होती है उसके बराबर होता है कार्य, तो इसको पॉजिटिव लेने के लिए यहाँ मैंने नेगेटिव साइन लगाया। क्लियर है बात? आगे देखिए, ई सेल एक स्वतंत्र प्राचल है, लेकिन डेल्टा जी एक मात्रात्मक ऊष्मागतिकीय गुणधर्म है जिसका मान n पर निर्भर करता है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं है। इस प्रकार निम्नलिखित अभिक्रिया Zn Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा जी बराबर -2Fe। क्यों आया -2? क्योंकि -NFE था और n का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, तो 2 यहाँ पे n की जगह हमने यूज़ कर लिया। क्लियर है बात? आगे देखिए, डेल्टा जी बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 दिए, 2 उसने ग्रहण किए, तो 2 × 2 4 -4 Fe सेल। क्लियर है? अब यदि हम बात कर रहे हैं सांद्रता यदि इकाई हो यानी मानक परिस्थितियों की यदि बात करते हैं तो ई सेल किसके बराबर होता है? ई नॉट सेल के बराबर। यानी हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE नॉट सेल। यदि हम मानक परिस्थितियों में सेल विभव की बात कर रहे हैं तो गिब्स ऊर्जा भी मानक गिब्स ऊर्जा कहलाएगी, जिसे हम डेल्टा जी से नहीं बल्कि डेल्टा जी नॉट से लिखेंगे। क्लियर है बात?
इस प्रकार ई नॉट सेल के मापन से हम एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकीय राशि, जिसे क्या कह रहे हैं, मानक गिब्स ऊर्जा, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर है। एक और फॉर्मूला मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। यदि आपको मानक गिब्स ऊर्जा और साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध स्थापित करना हो तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। ये के क्या है, आपका साम्य स्थिरांक ही है। एल एन को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, वो डेरिवेशन हम कल सीखेंगे। आज के लिए जो आपको बताया है वो आपको प्रैक्टिस करना है। गिब्स ऊर्जा की क्या परिभाषा है, NFE सेल। क्लियर है फॉर्मूला, और साथ में मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक का जो संबंध है वो आपको दिमाग में रखना है। कल हम थोड़ा और आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है गिब्स ऊर्जा से रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आ रहा है और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके एवरीबडी, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।